हेलो हल्द्वानी के श्रोताओं को मेरा नमस्कार। मैं प्रोफेसर जितेंद्र पांडे कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट में यहाँ अध्यापक हूँ और आज हमारे बीच प्रोफेसर BS बालाजी जो कि डीन है स्कूल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी और इससे पहले फॉर्मर चेयरमैन रहे हैं स्पेशल सेंटर ऑफ ई लर्निंग जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय नई दिल्ली के। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे स्टूडियो में। नमस्कार। तो सर का एक्सपर्टाइज, इसके अलावा सर यूजीसी की जो डेप्थ की कमेटी है उसके भी एक्सपर्ट रहे हैं। तो सर मेरा आपसे ये सवाल है पहले, क्योंकि आप एआई को भी बहुत प्रैक्टिशनर रहे हैं एआई के, तो आज के डेट में सबसे पहला सवाल टीचर्स के दिमाग में आता है कि क्या एआई टीचर्स को रिप्लेस करेगा। तो आपका क्या इस पर अपना विचार है? नमस्कार। हेलो हल्द्वानी। तो मैं प्रोफेसर बालाजी जेएनयू से आया हूँ इधर एंड इट्स नाइस इंटरेक्टिंग विथ ऑल द पीपल ऑफ दिस रेडियो चैनल। मेरा भाषण हिंदी और अंग्रेजी में दोनों में होगा। जो आपने सही सवाल पूछा है कि एआई का रोल क्या है, कि टीचर को वो रिप्लेस करेगा क्या नहीं, तो इसमें हम इसको इतना आसान से ले सकते हैं कि अगर एक अध्यापक सिर्फ इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर की माध्यम में काम करते हैं कि मैं किताब पढ़ के सीधा बच्चों को सिखाऊंगा बोल के अगर वो कर रहे हैं, तो ये उनको बहुत जल्दी रिप्लेस कर देगा, क्योंकि ये के पास इतना ज़्यादा डेटा है, इंफॉर्मेशन है, वो हमें आधे सेकंड के अंदर सब कुछ दिला देगा। तो वो टीचर जो सिर्फ किताब पढ़ के सिर्फ इंफॉर्मेशन देता है बच्चों को, उसको तो बहुत आसान से रिप्लेस कर देगा। लेकिन अध्यापक का काम जो है वो सिर्फ इंफॉर्मेशन प्रोवाइडिंग नहीं है, तो उनका नॉलेज डिसेमिनेशन है। मतलब वो जो किताब में जो दिया गया है उसको अंदर लेके जिस बच्चों को किस तरीके से चाहिए उस तरीके से जो देता है वो अध्यापक होता है। लेकिन ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो काम कर नहीं सकता है। और अध्यापक का काम क्या है कि वो बच्चों को आंख देके वो तुरंत पहचान लेता है कि अरे भाई जो मैं बता रहा हूँ इसको समझ में आता है, नहीं भाई इसको समझ में नहीं आता है। ये सब तुरंत अध्यापक देख के अपना जो भाषण देने का तरीका है उसको ऊपर नीचे बहुत आसानी से दे सकता है। लेकिन ये बच्चों को देखता भी नहीं है, कुछ नहीं करता है, तो इसलिए ये उस टीचर को कभी रिप्लेस कर ही नहीं पाएगा। दूसरा वाला जो चीज़ है कि हम एम्पैथी बोलते हैं कि कुछ बच्चों को पढ़ाई में दिक्कत होती है, कुछ बच्चों को जानने में बहुत दिक्कत होती है। अंग्रेजी में कुछ दिया जाता है, नहीं तो हिंदी में दिया जाता है, और वो लोग को समझ में नहीं आता है, तो बच्चे लोग बहुत तकलीफ हो जाता है। लेकिन जो टीचर है उसको ये सब समझ में बहुत आसान से आता है, तो टीचर क्या करता है कि वो उसका हेल्प करता है। तो वो जो एम्पैथी जो टीचर के द्वारा दिया जाता है वो कभी एआई से रिप्लेस कभी भी नहीं होगा। तो इसलिए एआई जो है वो टीचर को कभी रिप्लेस कर नहीं पाएगा जब तक जो टीचर है वो एम्पैथी से बच्चों से बात करता है, पैशन से बच्चों से बात करता है, हर एक व्यक्ति का पूछ के उसको मदद देता है। वो जो काम है वो टीचर का काम है, वो अध्यापक का काम है, वो कभी एआई रिप्लेस कभी नहीं कर पाएगा। सर क्योंकि आप फॉर्मर चेयरमैन रह चुके हैं स्पेशल सेंटर ऑफ फॉर ई लर्निंग जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में, तो हमारी ई लर्निंग की जर्नी बहुत पुरानी है। लगभग 2002 के आसपास एनपीटीईएल शुरू हुआ, फिर 2017 के आसपास स्वयं शुरू हुआ। बीच में और बहुत सारे इनिशिएटिव्स थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, जैसे ईपीजी पाठशाला है, सीईसी है। तो क्या आपको लगता है कि जिस उद्देश्य से इसका गठन किया गया था उसकी पूर्ति हो रही है, और क्या ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो बढ़ाने में ये ऑनलाइन एजुकेशन का कुछ रोल रहेगा? इस पर आपके विचार। तो आपने बहुत सही तरीके से सवाल पूछा है कि आज के दिनों में
हम लोग जो हम पुराने लोग हैं, मतलब 40 के उम्र के ऊपर जो लोग हैं, उनको हम बोलते हैं डिजिटल इमिग्रेंट। क्योंकि जब हम पैदा हुआ हमारे पास ये मोबाइल फ़ोन वगैरह कुछ नहीं था। हम लोग सीधा भाषण करके हमारा जन्म हुआ और हम बाद में कंप्यूटर वगैरह हमें पता चला कि ऐसा है भाई, मोबाइल फ़ोन है। ये जो स्मार्टफोन जो है वो अभी नया वाला चीज़ आया है। तो इसलिए हम जो लोग हैं, जो पुराने लोग हैं, हम लोग डिजिटल इमिग्रेंट बोलते हैं। लेकिन अभी का ज़माने के बच्चा जो पैदा होके आता है, उनका जब पैदा होते ही उनके हाथ में मोबाइल फ़ोन हो जाता है, तो उनको बोलते हैं डिजिटल नेटिव बोलते हैं। तो हम लोग जो डिजिटल इमिग्रेंट है, तो डिजिटल नेटिव को हम सिखाते हैं। आप देखिए कि इमिग्रेंट किसको बोलते हैं? जो दूसरे जगह से आया है उसको इमिग्रेंट बोलते हैं। जो जिस जगह से रहता है उसको हम बोलते हैं नेटिव बोलते हैं। आप ये सोचिए कि बच्चा जो है वो डिजिटल नेटिव है, मतलब उसको सब कुछ पता रहता है। और जो टीचर है वो तो डिजिटल इमिग्रेंट है, वो बाहर से आके देता है। तो इसका मतलब क्या होता है कि बच्चे लोगों को टीचर से ज़्यादा जान हो सकती है, जिसमें सिर्फ डिजिटल में होता है। लेकिन पढ़ाई जो है वो डिजिटल से नहीं है, क्योंकि जो नॉलेज हम बात करते हैं, टीचर का एक्सपीरियंस, बहुत साल का एक्सपीरियंस जो है वो डिसेमिनेट किया जाता है। तो इसलिए जो इमिग्रेंट है उसको इतना नॉलेज है, तो इसलिए वो जो नेटिव बच्चा है उसको अच्छी तरह से सिखा सकता है। तो हम इसको बोलते हैं डिजिटल डिवाइड जो है, जिसमें अगर आप ये पूरा उत्तराखंड आप देख लिया तो बहुत सारे पहाड़ियों है। पहाड़ में तो मोबाइल का नेटवर्क नहीं होता है, इंटरनेट नहीं होता है। तो बच्चों का जो डिजिटल डिवाइड जो बोलते हैं, आप देखिए मैं तो दिल्ली से हूँ, हमारे इधर तो बहुत सारे जगह पे नेटवर्क है, इंटरनेट है, मोबाइल है, सब कुछ है। तो हम लोगों को उसका एक्सेस टू टेक्नोलॉजी जो हम बात करते हैं वो ज़्यादा है। लेकिन उत्तराखंड जैसे जगह पे जो पहाड़ में जो लोग रहते हैं उनका तो डिजिटल एक्सेस नहीं है। तो इसको बोलते हैं डिजिटल डिवाइड। ये डिजिटल डिवाइड के वजह से क्या होता है, मेरे पास एक्सेस है, नॉलेज, इंफॉर्मेशन, जो डिजिटल टेक्नोलॉजी है उसका एक्सेस है, लेकिन जो सिखाते हैं टीचर वाले वो बहुत इम्पॉर्टेंट लोग होते हैं। तो वो जो नॉलेज डिसेमिनेट करते हैं, तो वो ये जो अगर डिजिटल है क्या नहीं है, फिर भी वो लोग पहुंच सकते हैं। देखिए एक अच्छा सा छोटा सा माध्यम है कि टेलीविज़न है। तो टीचर का जो लेक्चर है वो सिर्फ मोबाइल से नहीं हो सकता है, टेलीविज़न से भी हो सकता है। गवर्नमेंट ने क्या किया है कि स्वयं प्रभा टीवी चैनल बोल के एक रखा है, जिसमें से बहुत सारे लेक्चर्स, वीडियोस वगैरह वो लाइव टेलीकास्ट भी होते हैं, और वो चैनल के बाद उसमें रीप्ले भी, रीटेलीकास्ट भी करते रहते हैं। तो इससे क्या है कि डिजिटल डिवाइड है उसको दूर कराने के लिए टेलीविज़न के माध्यम से भी हम बच्चों के पास ये जो नॉलेज है उसको लेके जा सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है, क्यों हमें ये सब करना पड़ता है? क्योंकि एक तो डिजिटल डिवाइड को हम ब्रिज कराने के लिए ये ज़रूरी है। दूसरी बात क्या है कि अगर डिजिटल में एक फिजिकल क्लासरूम हम कन्वेंशनल जो बोलते हैं, उसमें एक क्लासरूम में ज़्यादा से ज़्यादा 40 बच्चे हो सकते हैं, नहीं तो 50 बच्चे हो सकते हैं। और उनके लिए अलग अलग कमरा भी बनाना पड़ता है, इंफ्रास्ट्रक्चर का ज़रूरत पड़ती है, बहुत सारे चीज़ ज़रूरत पड़ती है। मतलब एक टीचर ज़्यादा से ज़्यादा 20 बच्चों को सिखा सकता है, दैट इज़ द गवर्नमेंट रेशियो। तो अगर हज़ारों बच्चों को हमें सिखाना बोले तो हमें बहुत सारे टीचर का ज़रूरत पड़ती है, लेकिन हमारे पास ना इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ सकती है, ना ऐसा बहुत सारे चीज़ जो ज़रूरी है उसको बहुत खर्चा करना पड़ता है। तो व्हाट इज़ ईजी वे टू रीच लार्ज पॉपुलेशन? तो इसलिए जो डिजिटल जो आया है, डिजिटल के माध्यम जो आया है, उससे हम लोग बहुत सारे बच्चों को आसान से पहुंच सकते हैं। एक तो डिजिटल डिवाइड कम कराने के लिए टेलीविज़न यूज़ कर सकते हैं। दूसरे तरीके, अगर जिस जगह पे मोबाइल और इंटरनेट का कनेक्टिविटी है उधर बहुत सारे बच्चों को रीच कराने के लिए एक डिजिटल मीडियम बहुत आसान है। इससे क्या हो सकता है कि हम लोग, गवर्नमेंट भी बात करती है कि ग्रॉस
एनरोलमेंट रेशियो, क्योंकि हमारे कंट्री में अभी जो टर्शियरी एजुकेशन के बारे में जब हम बात करते हैं, कॉलेज जाने वाले बच्चों को, उनका अराउंड अगर 100% बच्चे लोग प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन करते हैं तो 28% लोग ही टर्शियरी एजुकेशन जो कॉलेज के एजुकेशन के पार जाते हैं। लेकिन गवर्नमेंट का आशा है कि हमें इसको 50% तक लेके जाना है। देखिए, ये 50% तक जाना बोले तो वो 2 गुना है। अभी जो 28 है उससे 50 जाना बोले तो 2 गुना है, लेकिन 2 गुना को इंफ्रास्ट्रक्चर कराने के लिए बहुत खर्चा होता है। तो उसका एक आसान तरीके से अगर हमें कराना बोले तो दैट इज वाई वी आर कॉलिंग लाइक द ओपन एंड डिस्टेंस एजुकेशन। जो डिजिटल एजुकेशन जो है उसके माध्यम हम बहुत सारे लोगों को बहुत आसान से पहुंच सकते हैं। अगर आप अभी टीवी देखते हैं तभी आपको पता चल जाएगा, आईपीएल चल रहा है और इंटर क्रिकेट वगैरह चल रहा है। उस पर अगर आप किसी भी टीवी चैनल पे आप देखेंगे तो 1000 लोग नहीं, लाखों लोग नहीं, करोड़ों लोग देख सकते हैं एक ही समय पे। इसका मतलब देखिए, 1000 किधर है, करोड़ किधर है। इतना लोगों को बहुत एक ही सेकंड के अंदर अगर आप रीच कर सकते हैं, तो अगर हमारा एजुकेशन भी इस डिजिटल माध्यम से अगर हम भी सोच के काम करेंगे तो हमारा पूरा कंट्री का 50% क्या जीडी जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो जो बोलते हैं उसको, उससे भी आगे हम आसान से करा सकते हैं। तो ये जो ओपन एजुकेशन और ओपन एंड डिस्टेंस एजुकेशन है उसके द्वारा ये बहुत आसान से हो पाएगा। बिल्कुल सही कहा प्रोफेसर बालाजी आपने। मैं उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी का अगर एक्सपीरियंस आपसे शेयर करूं तो वर्ष 2019 में हमने अपना पहला मूक इंट्रोडक्शन टू साइबर सिक्योरिटी शुरू किया था, जो अब तक अपने 15th साइकिल में है। अब तक 1,35,000 से ज़्यादा बच्चे एनरोल हो चुके हैं, जो कि 60 से ज़्यादा देशों के हैं। वर्तमान में हमारे विश्वविद्यालय में 12 मूक्स ऑफर किए जाते हैं स्वयं के थ्रू, जिसमें 11 क्रेडिट बेस्ड हैं, एक नॉन क्रेडिट सेल्फ बेस्ड है। वो है डेवलपमेंट ऑफ ऑनलाइन कोर्स फॉर स्वयं, जो बेसिकली और टीचर्स को फैसिलिटेट करने के लिए कि स्वयं के कोर्स कैसे बनाएं। तो इसमें अब तक अक्रॉस साइकिल्स 2,35,000 से ज़्यादा बच्चे अब तक हमारे इसमें एनरोल हुए हैं। और इस ईयर में जुलाई 2025 और जनवरी 2026 की बात करूं तो 43,000 के आसपास जुलाई में हुए थे और अभी 27,000 के आसपास हुए हैं। तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। तो जैसा कि आपने कहा कि अभी मैं सहमत हूं इस बात से कि जीईआर को अटेन करने के लिए एक बहुत सशक्त माध्यम हो सकता है। तो जैसे मैंने आपको अपना एक्सपीरियंस बताया, हमारा स्वयं का एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा। इसके अलावा हमारा एक अपना मूडल बेस्ड एलएमएस भी है, जिसमें 45,000 स्टूडेंट्स अभी एनरोल्ड हैं और करीब 15, हम उन्हें 4 क्वाड्रेंट के मूक्स तो नहीं कहेंगे, लेकिन ई लर्निंग मटेरियल उसमें 15 कोर्सेज के लिए अवेलेबल है। कुछ पूरे मूक्स भी हैं, कुछ ई लर्निंग कंटेंट है जिसे हम एज ए सप्लीमेंट्री मटेरियल अपने कोर्स के लिए देते हैं। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। आप अपने जेएनयू के कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे? नमस्कार। एक्चुअली जेएनयू में इससे भी हम लोग ये जो ई लर्निंग के लिए बहुत सारे चीज़ चालू किए हैं, क्योंकि आपने जो सही बोला कि स्वयं 2 जो 2019 में चालू हुआ था, उसी समय हमारा जेएनयू से भी एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मूक्स चालू हुआ था। तो वो तो सालों साल हर एक सेमेस्टर में यूजीसी ने हमें चालू किया था। तो एक्चुअली हमारे कंट्री में अभी 9 नेशनल कोऑर्डिनेटर्स होते हैं। एक तो आईआईटी मद्रास बड़ा है, वो मेनली फॉर इंजीनियरिंग कोर्सेज के लिए आईआईटी मद्रास है, और आईआईएम बैंगलोर जो है वो एक नेशनल कोऑर्डिनेटर मैनेजमेंट कोर्सेज के लिए है, और इग्नो तो सेपरेटली यूनिवर्सिटी जैसा है। और उसके अलावा यूजीसी पहले था, अभी भी यूजीसी एक अंडर ग्रेजुएट मेनली पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए चालू हुआ था 2019 पे। उसके बाद सीईसी एक और नेशनल कोऑर्डिनेटर है, वो नॉन टेक्नोलॉजी कोर्सेज यूजी एंड पीजी कोर्सेज को अभी नेशनल कोऑर्डिनेटर के द्वारा वो बहुत सारे कोर्सेज को देख रहे हैं। और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग ओपन स्कूल के लिए है, और एनसीईआरटी का भी है। ऐसा 9 नेशनल कोऑर्डिनेटर्स है, वो सब हर एक लेवल का डिजिटल एजुकेशन का वो देख रहे हैं। और स्वयं पे हम जो बात करते हैं वो तो मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेस होते हैं।
तो उसमें क्या है कि 4 क्वाड्रेंट अप्रोच हम अभी इस्तेमाल करते हैं। तो पहले वाला क्वाड्रेंट पे वीडियो कंटेंट्स होते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट पे ई टेक्स्ट ई लर्निंग मटेरियल्स होते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट मेनली फॉर डिस्कशन फोरम के लिए होता है, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट इज फॉर इवैल्यूएशन। तो ऐसा 4 क्वाड्रेंट अप्रोच से हम ये मूक्स का जो जितने भी कोर्सेस है वो ऑफर करते हैं। और इसका क्रेडिट भी होता है कि 2 क्रेडिट 3 क्रेडिट 4 क्रेडिट बोल के मैक्सिमम 6 क्रेडिट तक वो दिया जाता है। और उसका टाइमिंग्स भी अलग अलग रहता है। 2 क्रेडिट के लिए 8 हफ्ते तक होते हैं, 3 क्रेडिट के लिए 10 से 12 क्रेडिट वीक्स के होते हैं, और 4 क्रेडिट के लिए 15 या 16 वीक्स होते हैं। ऐसे अलग अलग क्रेडिट के लिए अलग अलग लेंथ ऑफ द कोर्स चलाता है। और ये सब गवर्नमेंट का मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, पहले HRD था पहले, अभी तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, दैट इज सपोर्टिंग फाइनेंशियल सपोर्ट एंड ऑल टेक्निकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट वगैरह देते हैं। हर एक नेशनल कोऑर्डिनेटर के साथ एक स्वयं बोर्ड है जिसमें सब एक्सपर्ट लोग बैठ के कौन सा कोर्स चलाना है। अभी इस बार जनवरी 2026 सेमेस्टर को देखा तो करीब 1800 ऑनलाइन कोर्सेस है, क्योंकि 2019 पे जब हम बात करेंगे तो 200 से 300 के आसपास थे उस समय। अभी 1800 प्लस कोर्सेस ऑनलाइन पे चलाते हैं। तो इससे क्या पता चलता है कि 7-8 साल में वो 2 गुना नहीं 3 गुना नहीं बहुत बड़ा बन गया है। इसका मतलब द स्टूडेंट्स इंटरेस्ट इन ऑनलाइन कोर्सेस इज एक्सपैंडिंग लाइक एनीथिंग। एंड अभी तो ऐसा चैलेंज हमें आता है कि बच्चों को इंटरेस्ट तो ज़्यादा है लेकिन हम उतना कोर्स बना के दे नहीं पाते हैं, क्योंकि ये इतना आसान चीज़ नहीं है कि जैसे कि आपके टीवी में तो बहुत सारे लोग देखते हैं कि ये जो शॉर्ट्स जो होती है वो अभी 30 सेकंड का होता है, नहीं तो 1 मिनट में ख़त्म हो जाता है। बहुत सारे शॉर्ट्स बच्चे लोग लेते हैं, रील्स लेते हैं, यूट्यूब में डाल देते हैं, लेकिन पढ़ाई इस माध्यम से होता नहीं है। पढ़ाई के लिए तो हमें कम से कम आधा घंटे से 1 घंटे का लेक्चर सुनना पड़ता है, और हमें खुद लिख के पढ़ाई होती है उसके बाद। क्योंकि अगर आप रील देखेंगे नहीं तो कुछ शॉर्ट्स देखेंगे, आपको कोई सर्टिफिकेट नहीं मिलता है, लेकिन जब आप एक कोर्स करेंगे आपको सर्टिफिकेट मिलता है। ये है, इसमें बहुत बड़ा अंतर है। और जो आप रील देखते हैं कोई आपसे सवाल पूछता भी नहीं है कि आप ये रील में क्या देखा है, आपको क्या इसके बाद मतलब जानकारी हुई है, कोई आपसे पूछने वाला नहीं है। लेकिन जब आप मूक कोर्स करेंगे तो उसमें डिस्कशन फोरम है जिसपे आप सब लोग से बात कर सकते हैं कि आपको अगर कुछ डाउट हो गया, मुझे इसमें समझ में नहीं आता है, तो आप एक सवाल पूछ सकते हैं आपका दोस्त। क्योंकि ऑनलाइन टीचिंग लर्निंग पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हम क्या बात करते हैं कि पीयर लर्निंग बोलते हैं। मतलब बच्चों को, क्योंकि आप क्लासरूम में भी कन्वेंशनल में भी आप जब देखेंगे तो बच्चे लोग क्या करते हैं कि उनका थोड़ा घबराहट रहती है कि वो थोड़ा डर के फैकल्टी टीचर से इतना आसान से बात नहीं करता है। वो सोचता है अगर मैं सवाल पूछूं तो मेरा मतलब जो मुझे पता नहीं है वो टीचर को पता चल जाएगा, तो इसलिए मैं उनसे पूछूंगा बोल के। लेकिन अपना दोस्त को वो तुरंत पूछ लेता है। ये जो सोशल लर्निंग जो बोलते हैं, पीयर लर्निंग जो बोलते हैं, वो फिजिकल क्लासरूम में बहुत अच्छी तरह से होता है। उसको हम डिजिटल मोड में कैसे कराएंगे बोल के, ये डिस्कशन फोरम का मेन कॉन्सेप्ट वही है कि एक बच्चा जिसको कुछ समझ, क्योंकि ये जो डिजिटल एजुकेशन में एक और बहुत बड़ी चीज़ क्या है कि इंट्रोवर्ट जो बोलते हैं, जो बंदा थोड़ा शाई होता है क्लास में, वो मुंह खोल के सवाल नहीं पूछता है, वो अनोनिमसली भी हमारे ऑनलाइन कोर्स पे सवाल पूछ सकता है। मतलब ये जो इंट्रोवर्ट है, तो इंट्रोवर्ट के लिए ये जो ऑनलाइन का माध्यम जो है दैट इज़ द बेस्ट वे ऑफ लर्निंग, क्योंकि वो सवाल तुरंत पूछ सकता है और उसका दोस्त जो है वो जिसको उसके बारे में पता है वो भी उसको रिस्पॉन्ड दे सकता है, नहीं तो टीचर उसको रिस्पॉन्ड दे सकता है। हमारे इधर टीचिंग असिस्टेंट भी बोलते हैं कि एक बहुत बड़ा कोर्स है। देखिए क्लासरूम में 40 बच्चे होते हैं, एक टीचर से वो बहुत आसान से उसका जितने भी इवैल्यूएशन है सब कुछ करा सकते हैं। ऑनलाइन में तो सर ने बताया कि उनके क्लास में तो 50,000 के ऊपर बच्चे लोग पढ़ते हैं। तो एक व्यक्ति, क्योंकि हम तो ह्यूमन हैं, हमारे से एक लेवल के ऊपर तो काम हो ही नहीं सकता है, तो इसलिए बहुत सारे बच्चों को सवाल आया तो हम कैसे जवाब देंगे, इसके लिए
टीचिंग असिस्टेंट्स होते हैं, वो लोग क्या करते हैं कि जो सवाल वो कोर्स में होता है और बच्चों को कितना दिक्कत होती है वो सब आसान कराने के लिए वो लोग बहुत मदद करते हैं। तो ये जो टीचिंग असिस्टेंट भी उस डिस्कशन फोरम में जवाब दे सकता है। तो हाँ, जैसा प्रोफेसर बालाजी ने बताया, टीचिंग एसोसिएट्स हमारे जो स्वयं के कोर्स हैं, तो स्वयं की फंडिंग का मॉडल ऐसा है कि हर 500 एनरोलमेंट में एक टीचिंग एसोसिएट मिलता है। यानी अगर किसी का क्लास का साइज 10,000 है तो 20 टीचिंग एसोसिएट होंगे उसके डिस्कशन फोरम में उसको हेल्प करने के लिए। और सर ने जैसा अभी बताया क्रेडिट का, तो स्वयं ही एक ऐसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्लेटफॉर्म है जो क्रेडिट मोबिलिटी को फैसिलिटेट करता है। तो श्रोताओं, आज प्रोफेसर बालाजी ने हमें बहुत सारी स्वयं की और ई लर्निंग के बारे में बातें बताई। कल प्रोफेसर बालाजी का AI इन स्पेशल कॉन्टेक्स्ट टू ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग, इस पे एक लेक्चर है। तो हम कल आपसे फिर जुड़ेंगे। हम प्रोफेसर बालाजी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं हमारे स्टूडियो में आने के लिए। धन्यवाद।